हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर चर्चा कर रहे हैं और तीसरी इकाई में आज हम बात करने वाले हैं प्रबंध के स्तर के बारे में, यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट, जैसा कि पहले भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि एक संस्था में एक प्रबंधक नहीं होता, प्रबंधक के कई स्तर होते हैं, यानी कि कई सारे प्रबंधक कई तरह के प्रबंध के कार्यों को संभालते हैं। जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें अनेक प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। अदरवाइज क्या होगा कि संस्था को निश्चित समय में अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बड़ी समस्या हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी संस्था में सब कुछ सुचारू रूप से चले, अगर आपके व्यवसाय का आकार बढ़ रहा है, तो आपको प्रबंधकों की संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ेगी। खैर, संख्या तो एक अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात है स्तर। स्तर की बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, व्यवसाय में कई तरह के कार्य होते हैं, कुछ जटिल होते हैं, कुछ कम जटिल होते हैं और कुछ बहुत ही कम जटिल होते हैं। तो उसके हिसाब से कुछ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, वरना क्या होगा कि हर तरह के काम एक ही तरह के प्रबंधक पे आएंगे और फिर अनावश्यक उसका कार्यभार बढ़ेगा। राइट, इसलिए संस्था में प्रबंध के स्तरों की स्थापना की जाती है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। प्रबंध के स्तर से तात्पर्य प्रबंधकीय कलेवर की रूपरेखा से है, जो स्पष्ट करती है कि अमुक अधिकारी की संस्था में क्या स्थिति है, कौन किसको आदेश देगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तथा कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा। प्रबंधकीय क्रम व्यवस्था वाक्यांश भी इसी का पर्याय है, जिससे हमारा आशय व्यावसायिक संस्था के प्रबंध से संबंध रखने वाले विभिन्न पदाधिकारियों के वर्गीकरण से है। प्रबंधकीय क्रम व्यवस्था का अर्थ किसी व्यावसायिक संस्था के प्रबंध वर्ग में अधिकारी और अधीन मींस सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का संबंध रखने वाले विभिन्न पदों से है, यानी कौन किसके ऊपर होगा, कौन किसके अधीनस्थ काम करेगा, वो सारी बातें। दूसरे शब्दों में इससे तात्पर्य विभिन्न पदों के बीच रेखा अंकित करने से है, जो एक पद को दूसरे पद से अलग करती है। संक्षेप में यह किसी संस्था के प्रबंध पदों में आदेश निर्देश की व्यवस्था है। आगे पढ़ते हैं। प्राय प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में प्रबंध के स्तर भिन्न भिन्न होते हैं और उनके अधिकारों व कर्तव्यों में इसी आधार पर अंतर किया जाता है, यानी कि जैसा स्तर उसी हिसाब से उसके अधिकार, यानी कि अगर ज्यादा ऊंचा स्तर है तो ज्यादा अधिकार होंगे, कम है तो कर्तव्य ज्यादा होंगे, अधिकार कम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय के प्रारंभिक चरण में जब उत्पादन अत्यंत सीमित मात्रा में किया जाता था, तब प्रबंध के दो ही स्तर थे, यानी कि पुराने समय की बात करें तो केवल दो ही स्तर थे, एक था व्यवसाय का स्वामी और दूसरा था प्रबंधक। आज भी छोटी संस्थाओं में आप देखेंगे तो आपको यही बात मिलेगी, और हो सकता है कुछ संस्थाओं में तो प्रबंधक और स्वामी दोनों एक ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर संस्था का आकार थोड़ा सा भी बड़ा है तो आपको वहां पे दो स्तर मिलेंगे। कभी कभी तो व्यवसाय का स्वामी ही उसका प्रबंधक भी होता था। देखिए, यहाँ भी वही बात लिखी हुई है। किंतु जैसे जैसे मांग में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन का पैमाना बढ़ने लगा, कारखानों व कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, उत्पादन की विधि व तकनीक में परिवर्तन होने लगे, व्यवसाय की शाखाओं में वृद्धि के साथ व्यापार के आकार में वृद्धि होने लगी, वैसे वैसे प्रबंध के स्तरों में वृद्धि होती गई। जब किसी उपक्रम के क्रियाकलापों का विस्तार होता है, प्रबंध वर्ग के अंतर्गत अधिकारी और अधीन की श्रृंखला में भी विस्तार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी व्यवसाय के क्रियाकलापों में का विस्तार होता है, यानी कि अगर उनको एक अलग विभाग बनाना है जिसके कुछ अलग कार्य होंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनको प्रबंधकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वो वाली बात है कि जैसे जैसे नए नए विभाग बनेंगे उसी तरीके से नए नए प्रबंधक बनेंगे। जब किसी प्रबंधक के नीचे प्रबंध कार्य में सहायता करने के लिए किसी नवीन प्रबंध पद की स्थापना की जाती है, तो एक नए प्रबंध स्तर का जन्म होता है। इस प्रकार किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में प्रबंध वर्ग के अंतर्गत ऊपर से नीचे की ओर अधिकारी और अधीन का संबंध रखने वाले जितने पद होंगे, उस संस्था में उतने ही प्रबंध स्तर माने जाएंगे। ठीक है ना, यानी जितना सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है उतने ज्यादा स्तर होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बात हो रही है प्रबंध के स्तरों की संख्या। तो देखिए, इस संदर्भ में जो आज पॉपुलर है वो क्या है, केवल 3 स्तर माने जाते हैं। इंडिया में भी देखें और कई सारी कंट्रीज में देखें तो 3 स्तर होते हैं। अभी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ देशों में ऐसा हो सकता है कि स्तर की संख्या 4 हो, 5 हो, अदरवाइज कॉमनली तो 3 स्तर ही चलते हैं। पढ़ते जरा इसके बारे में।
विश्व के विभिन्न देशों में प्रबंध के स्तरों की संख्या में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। केवल अलग अलग देशों में ही नहीं वरन एक ही देश की विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं में भी दृष्टिगत होता है। अमेरिका की विपणन परिषद अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 88 कंपनियों में से 33 कंपनियों में प्रबंध के 7 स्तर और लगभग 40 कंपनियों में 8 से भी अधिक प्रबंध स्तर विद्यमान थे। ठीक है ना। स्पष्ट है कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में प्रबंध के स्तरों की अधिक संख्या पाई जाती है। अल्फोर्ड और बीटी ने प्रबंध के 5 स्तरों का वर्णन किया है। उच्च प्रबंध, इसके अंतर्गत संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हो गए, जनरल मैनेजर, सचिव, सेक्रेटरी आदि को सम्मिलित किया गया है। उच्च मध्य प्रबंध, अपर मिडिल मैनेजमेंट, इस स्तर के अंतर्गत उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, क्रय विक्रय, वित्त, उत्पादन, लेखांकन, शोध और विकास आदि से संबंधित अधिकारियों को शामिल किया जाता है। यानी इससे संबंधित जो भी परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, अकाउंट्स मैनेजर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, राइट। मध्य प्रबंध, प्रबंध के इस स्तर के अंतर्गत विभिन्न विभागीय अध्यक्ष यानी कि डिपार्टमेंटल जो उनके हेड होंगे वो आने लगे, सेक्शन सुपरिटेंडेंट आदि अधिकारियों को शामिल किया जाता है। निरीक्षक या पर्यवेक्षक, इसके अंतर्गत वे समस्त अधिकारी सम्मिलित किए जाते हैं जो कार्यालय, कारखाना, विपणन आदि क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं, जिसे हम सुपरवाइजर कहते हैं अंग्रेजी में। और लास्ट में आ जाते हैं क्रियाशील कर्मचारी। इस स्तर के अंतर्गत संस्था के ऐसे समस्त कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनको प्रबंधकीय अधिकार नहीं दिए जाते वरन वे स्वयं अपने ही कार्य उपलब्ध करवाए गए यंत्र, उपकरणों आदि का प्रबंध करते हैं, राइट। देखिए ये तो केवल आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए था कि ये जो दो भाई साहब हैं अल्फोर्ड एंड बीटी, इन्होंने जो है 5 स्तर बताए थे। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 3 स्तर ही पॉपुलर है, तो हमें वही याद रखने, ये केवल आपकी जानकारी के लिए था। चलिए पढ़ते हैं आगे। किंतु भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में प्राय प्रबंध के 3 स्तर ही देखने को मिलते हैं, उच्च स्तरीय या शीर्ष प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। यानी कि 3 ही स्तर हमें देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका उच्च स्तरीय जिसे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, उसके बाद आया आपका मध्य स्तरीय जिसे हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, और उसके बाद आया आपका निम्न स्तरीय जिसे हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है जो यहाँ भी दिया हुआ है, पर्यवेक्षणी प्रबंध यानी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, राइट। तो ये 3 लेवल होते हैं, ये सबसे ऊपर हो गया, ये बीच में हो गया और नीचे हो गया। इसके नीचे अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ठीक। चलिए तो ये स्तर चलता है, आगे पढ़ते हैं जरा। एक व्यावसायिक संस्था में प्रबंध के कितने स्तर हों इस संबंध में कोई नियत सूत्र नहीं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितने भी रख सकती है, लेकिन ये पॉपुलरली ये तो होते ही हैं, इसी में बढ़ा दिए जाते हैं। वास्तव में प्रबंध स्तरों की संख्या व्यवसाय के आकार, कर्मचारियों की संख्या, व्यवसाय की प्रकृति, उत्पादन की विधि, बाजार की सीमा आदि घटकों पर निर्भर करती है। अधिकांश प्रबंध विशेषज्ञों का यह मत है कि संस्था के सुचारू संचालन के लिए प्रबंध के न्यूनतम स्तर होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा 8 हैं, 7 हैं, तो बेहतर यही रहेगा कम से कम हो, ठीक है। ज्यादा आप मैनेजर कर देंगे तो फिर मैनेजर ही ज्यादा हो जाएंगे, काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे, तो समस्या होगी आपके लिए, ठीक है। तो न्यूनतम हो, और जिसके लिए 3 ज्यादातर सजेस्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर ज्यादा प्रबंध स्तर हो जाएंगे तो नुकसान क्या होगा। यदि किसी संस्था में प्रबंध के स्तरों की संख्या अत्यधिक है तो इसके निम्न कुपरिणाम होते हैं। क्या होगा भाई, प्रशासनिक व्यय अधिक होने से उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी, यानी कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध तथा निम्न स्तरीय प्रबंध में काफी दूरी हो जाती है। बीच में आप देखिए ये वाला जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, अब इनके और इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बीच में अगर और लेवल आ जाएंगे तो फिर समस्या होगी, ठीक है। और क्या समस्या होगी, प्रबंध संप्रेषण की समस्या पैदा हो जाती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अत्यधिक भारापण यानी कि डेलीगेशन की भी समस्याओं का उदय हो सकता है। विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के बीच तालमेल स्थापित करना कठिन हो जाता है, ये भी एक समस्या है। शीर्ष या सर्वोच्च प्रबंधकों का अन्य स्तर के अधिकारियों से व्यक्तिगत संबंध लगभग टूट जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। विभिन्न स्तर के अधिकारियों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखना भी एक समस्या है। जो अधिकारी प्रबंध के स्तर की अंतिम कड़ी होते हैं उनमें हीनता की भावना पैदा हो सकती है तथा इसका कर्मचारियों के मनोबल पर कुप्रभाव पड़ सकता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो समस्या हो जाती है वो समन्वय की हो जाती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन की। और कोऑर्डिनेशन को व्यवसाय में एसेंस कहा गया, यानी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, वो उसका सार तत्व है। तो अगर यहाँ समस्या आ जाएगी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये एक बात है। चलिए खैर आगे पढ़ते हैं। यद्यपि प्रबंध के स्तरों की कोई नियत संख्या नहीं है, क्योंकि व्यवसाय की प्रकृति व आकार के साथ स्तर कम या अधिक भी हो सकते हैं, किंतु सामान्यतः उन्हें निम्न 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कौन से 3 वर्ग?
उच्च स्तरीय, जिसे हम सर्वोच्च या शीर्ष प्रबंध भी कह सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा हुआ मध्य स्तरीय और तीसरे हुआ निम्न स्तरीय पर्यवेक्षण। ठीक है, तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या प्रबंध संचालक या जनरल, ये सारे के सारे आपके कहाँ आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे उच्च स्तरीय प्रबंध। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे इनके क्या कार्य कर्तव्य होते हैं। और देखिए जितने आप विभाग बनाएंगे, ठीक है, कर्मचारी विभाग आपने बना दिया, उसका एक प्रबंधक हो गया, उत्पादन विभाग बना दिया, उसका एक प्रबंधक हो गया, विक्रय विभाग हो गया, उसका एक प्रबंधक हो गया, और भी हो सकते हैं। यहाँ तो केवल आपको समझाने की दृष्टि से उन्होंने किया है, और उनको सहायता प्रदान करने के लिए आपने कुछ उप प्रबंधक भी बना दिए इन्हीं के नीचे। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो आपके होंगे वो सारे के सारे मध्य स्तरीय कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आप और भी नीचे ले जा सकते हैं, इसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये भी कर सकते हैं, राइट, होते हैं संस्थाओं में। और इसके नीचे सबसे नीचे जो दिए हुए हैं, ये पर्यवेक्षक, फोरमैन, अधीक्षक, ये सब जो है ये आपके निम्न स्तरीय प्रबंधक। ठीक है ना, चलिए खैर आगे चर्चा करते हैं, इनके कार्य और इनकी स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे टॉप और एपेक्स मैनेजमेंट के बारे में। एपेक्स मतलब सर्वोच्च। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन की चोटी पर सर्वोच्च या शीर्ष प्रधान होता है। शीर्ष प्रबंध ही संस्था के कुल प्रबंध, संचालन तथा नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ये आप याद कर लीजिए, कुल प्रबंध यानी टोटल मैनेजमेंट, संचालन और नीति निर्माण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इनका होता है नीति निर्माण, यानी कि जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, नियोजन वाली बात जो थी, वहीं पर नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो ये मेन काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ये इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। उच्च स्तरीय, देखिए HB मेनार्ड ने इनके बारे में कहा, उच्च स्तरीय प्रबंध में मुख्य अधिशासी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव तथा उसका स्टाफ अर्थात विभिन्न विभागों के अध्यक्ष या प्रबंधक सम्मिलित हैं। EFL ब्रिज के अनुसार शीर्ष प्रबंध को औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से समझा जा सकता है। औपचारिक दृष्टि से शीर्ष प्रबंध पूर्ण रूप से गठित एक सत्ता है जो उपक्रम के स्वामियों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए वृहत आकारी कंपनियों में इस सत्ता से तात्पर्य कंपनी के मालिकों या अंशधारियों के द्वारा निर्वाचित संचालक गण, जिन्हें सामूहिक रूप से संचालक मंडल कहते हैं। संचालक मंडल का प्रत्येक सदस्य या संचालक, अध्यक्ष, प्रबंध संचालक व सचिव से है। तो कहने का मतलब ये है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे, यानी कि सही मायने वो शेयर होल्डर्स होते हैं, मालिक होते हैं, वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अनौपचारिक दृष्टि से शीर्ष प्रबंध के अंतर्गत संचालक मंडल एवं उसके सदस्यों के अतिरिक्त बड़े विभागों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल किया जाता है। इन अधिकारियों का अधिकांश कार्य निर्णयात्मक, विचारात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। शीर्ष प्रबंध जो निर्णय लेता है उसका क्रियान्वयन मध्य प्रबंध करता है। ठीक है ना, जैसे कि हमने बात की थी भाई, टॉप लेवल जो मैनेजर होगा वो किसको आदेश देगा, मिडिल लेवल मैनेजर को। ठीक है, और मिडिल लेवल के किसको आदेश देगा, लोअर लेवल मैनेजर। ठीक है, तो ये बात होती है। ओके, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं ये कि भाई शीर्ष प्रबंध के प्रमुख वर्ग व्यक्ति, ये आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत प्राय निम्न का समावेश किया जाता है: संचालक मंडल और प्रबंध संचालक या जनरल मैनेजर। प्रबंध संचालक या जनरल मैनेजर को मुख्य अधिशासी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है। संचालक मंडल के कार्य EFL ब्रिज के शब्दों में, संचालक मंडल का दायित्व नीति निर्धारण करना तथा संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखना है। एक वृहत आकारीय व्यावसायिक संगठन में उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण प्राय संचालक मंडल द्वारा ही किया जाता है। कूट्स एवं ओडोनेल के अनुसार संचालक मंडल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: निक्षेपी का काम करना। ठीक, अब देखिए हम सही मायने में क्या पढ़ रहे हैं, ये हम उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य समझ रहे हैं। निक्षेपी का काम करना, ठीक, उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, मुख्य अधिशासी का चयन करना, योजनाओं एवं परिणामों की जांच करना, बजट का अनुमोदन करना, व्यवसाय में दीर्घकालीन स्थायित्व प्राप्त करना, आय का वितरण करना, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना। उपयुक्त कर्तव्यों के सफल निष्पादन के लिए आवश्यक है कि संचालक मंडल के सदस्यों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब देखिए ये बिल्कुल टॉप लेवल पर है, तो इनके लिए हाईली क्वालिफाइड लोग ही जरूरी होते हैं। उनके अंदर काफी कल्पना शक्ति होनी चाहिए, पहलपन यानी इनिशिएटिव वाला गुण होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, न्यायप्रियता होनी चाहिए। अगर ये न्यायप्रिय नहीं होंगे तो इनके नीचे वाले लोग जो है इनसे रुष्ट हो जाएंगे। विश्वास इनके अंदर काफी भरा होना चाहिए और मानवीय समझ भी होनी चाहिए। ये सब गुण होंगे तभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे और ये जो इनके कार्य हैं इनका निर्वहन, इनका निष्पादन ठीक तरीके से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बता रहे हैं मुख्य अधिशासी के कार्य। ठीक है, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये तो अभी तक हमने इनके कर्तव्य के बारे में चर्चा की, और गहनता से समझ लेते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक निर्गमित संस्था में उद्देश्यों एवं नीतियों के निर्धारण का कार्य तो संचालन
संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, परंतु प्रबंध के वास्तविक कार्य का निष्पादन प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक, जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर कहते हैं और आना चाहिए यहाँ, द्वारा किया जाता है, जिसे मुख्य अधिशासी के नाम से भी पुकारा जाता है। EFL ब्रेच के अनुसार मुख्य अधिशासी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जो अभी तक हमने कहा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थे, यानी कि सब लोग ग्रुप में उस काम को करेंगे। ये हो गया एक व्यक्ति जिसको हम MD बना के बैठा देते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं। संचालक मंडल एवं संपूर्ण संगठन के मध्य संपर्क बनाए रखना, ये बहुत जरूरी काम है। ठीक है, संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना। अब देखिए ये एक MD होता है जो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि आपका संचालक मंडल, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक व्यक्ति यहाँ बैठा दिया MD। ठीक है, तो ये इनके द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई है उन्हीं पर चलेगा। ठीक है भाई, सारे लोग तो बैठ नहीं सकते ना चेयर पे ऑल द टाइम बिजनेस के अंदर, वो तो मीटिंग के दौरान ही उनको बुलाया जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति तो चाहिए। ठीक, तो एक को पावर मिली होती है, तो वो वाली बात है। तो अगला पॉइंट है इसमें, संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना। इस तथ्य का निश्चय करना कि अधीनस्थ अधिकारी कंपनी की नीतियों के प्रभावों से अवगत हैं। इस तथ्य का निश्चित करना कि अधीनस्थ अधिकारी योग्य एवं कार्यकुशल व्यक्ति हैं। सभी अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य उत्तरदायित्वों के प्रत्यायोजन के लिए एक सुदृढ़ विचारधारा का विकास करना तथा उसे लागू करना। यह देखना कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मितव्ययिता और कार्यकुशलता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया है अथवा नहीं। प्रभावपूर्ण समन्वय की स्थापना करना एवं अधीनस्थों में ऐच्छिक आधार पर कार्य करने की भावना बनाए रखना। इस प्रकार मुख्य अधिशासी एक कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। LALN के शब्दों में मुख्य अधिशासी नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, समन्वय तथा नियंत्रण के विषयों पर अंतिम निर्णय लेने वाला होता है। बिल्कुल सही बात है, और ये जो कार्य है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्य पर चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए, कार्यों की चर्चा कीजिए या उन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध के बारे में समझने के बाद अब हम बात करने वाले हैं मध्य स्तरीय प्रबंध की। तो देखिए, मध्य प्रबंध या मध्य स्तरीय प्रबंध से तात्पर्य प्रबंध के उस स्तर से है जो शीर्ष प्रबंध तथा पर्यवेक्षणी प्रबंध के मध्य में होता है। ये बीच में लिंक का काम करता है। शीर्ष प्रबंध के समस्त निर्देशों को यह अक्षरश पालन करता है। पर्यवेक्षणी प्रबंध के लिए अब देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो आदेश देगा किसको? मिडिल लेवल मैनेजर्स को। मिडिल लेवल मैनेजर्स आदेश किसको देंगे? लोअर लेवल मैनेजर्स को, और फिर जाके बात पहुंचती है वर्कर्स तक। ठीक है, इस तरीके से काम चलता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, शीर्ष प्रबंध के समस्त निर्देशों का यह अक्षरशः पालन करता है। पर्यवेक्षणी प्रबंध के लिए उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग कहा जा सकता है। सामान्य प्रबंध के इस स्तर के अंतर्गत निम्न अधिकारियों को समावेश किया जा सकता है। प्रबंधक हो सकते हैं, उप प्रबंधक हो सकते हैं, सहायक प्रबंधक हो सकते हैं। इनका प्रमुख कार्य दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का संचालन करना होता है। पिफनर एवं शेरवुड के अनुसार प्रबंध के इस स्तर में क्रय प्रतिनिधियों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लाने ले जाने वाले विभाग अध्यक्षों, कार्यालय प्रबंधकों, उत्पादन प्रबंधकों तथा विभागीय संग्रहकर्ताओं को भी शामिल किया जा सकता है। इन अधिकारियों के दायित्व का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। सही बात है। चलिए, प्रमुख कर्तव्य क्या होते हैं इनके, पढ़ लेते हैं इनको। मध्य स्तरीय प्रबंधकों में प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं। सर्वोच्च एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के बीच एक प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था के रूप में काम करना। अब देखिए, इन दोनों के बीच में लिंक का काम कर रहा है। ठीक है, तो इनकी कोई बात होगी तो वो यहां से यहां तक पहुंचाएंगे, इनकी कोई बात होगी तो यहां से यहां तक पहुंचाएंगे। ठीक, तो एक कम्युनिकेशन साधन के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च एवं निम्न स्तरीय प्रबंधों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करना, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। सर्वोच्च प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक योजनाएं बनाना। दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों की पूर्ण जानकारी रखना। मुख्य अधिशासी को पूर्ण सहयोग प्रदान करना। संचालनात्मक निर्णयों में भाग लेना। प्रत्येक निर्णय पर गंभीरता पूर्वक विचार करना। उत्पादन परिणामों का मूल्यांकन करना। प्रबंध के अन्य सभी स्तरों पर प्रबंधकों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को समझना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना। व्यापक उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु अपने को सदैव तैयार रखना। भावी उपयोगिता के स्थान पर तात्कालिक उपयोगिता की दृष्टि से कर्मचारियों को मूल्यांकन करना। शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करना। ठीक है ना, तो ये सारे कार्य किसके होते हैं? मध्य स्तरीय प्रबंध के। इनको भी आप अच्छे से समझ लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
महत्व क्या है इनका, मेरी कुशिंग नाइल्स ने इसके बारे में बताया है। मध्य स्तरीय प्रबंधकों को प्रबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, क्योंकि एक ओर तो उन्हें शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करना पड़ता है और दूसरी ओर क्रियान्वयन करने वाले वर्ग की भावनाओं व प्रतिक्रियाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस रस्साकसी में अपने अस्तित्व को बनाए रखना सचमुच समस्यापूर्ण कार्य है। स्वयं मध्य प्रबंध के विभिन्न अधिकारी जिनके कार्य परस्पर संबंधित होते हैं, परस्पर एवं सुविधा की अपेक्षा रखते हैं, ठीक है ना, यानी इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है ना। ये जो है अपनी कार्यभार से अगर मुक्त हो भी जाए तो ये नहीं हो सकते, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षणीय प्रबंध के बारे में। यह प्रबंध का सबसे निचला स्तर है। पर्यवेक्षणीय प्रबंध यानी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के अंतर्गत निम्न अधिकारियों का समावेश किया जाता है: अधीक्षक, पर्यवेक्षक तथा फोरमैन, ठीक है। सुपरिटेंडेंट हो गए, सुपरवाइजर हो गए, फोरमैन हो गए। इन अधिकारियों से श्रमिकों का निकटतम संबंध होता है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट कर्मचारियों से टच में रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से वो अपने विचार, सुझाव आदि शीर्ष प्रबंध तक पहुंचाते हैं। इस स्तर के प्रबंधकों के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं। अब देखिए, टॉप लेवल मैनेजर से बात कहां पे आई, मिडिल लेवल तक, और मिडिल लेवल से बात कहां पे आई, लोअर लेवल तक, और लोअर से जाके फिर वर्कर्स तक जाएगी। यानी कि ये जो व्यक्ति है, ठीक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्कर्स की कोई समस्या है तो वो इससे कहेंगे और ये यहाँ पहुंचाएगा और ये यहाँ पहुंचाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर समस्या को वहां तक पहुंचाया जाए। कुछ समस्या ये अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा तो इसको पहुंचाएगा, ये अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर ये फाइनल यहाँ तक जाएगा। तो यही बात है, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कुछ आदेश अगर इनको देने होते हैं, ये इन्हें देंगे, ये इन्हें देंगे, और ये फिर इनको कम्युनिकेट करेगा, इनकी भाषा में समझाएगा, इनसे काम निकलवाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए, इसके कर्तव्य भी बहुत जरूरी है, समझ लेते हैं। हाँ, सर्वोच्च प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप दिन प्रतिदिन के उत्पादन की योजनाएं बनाना, कर्मचारियों को योग्यता अनुसार कार्य सौंपना, कार्य के निष्पादन के समय श्रमिकों पर पूर्ण निगरानी रखना, प्रति घंटा परिणामों को देखना, निष्पादन में कमी के कारणों का पता लगाकर त्रुटि के उद्गम स्थान पर ही उसके निवारण हेतु आवश्यक कदम उठाना, उत्पादन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, ये बहुत जरूरी काम है। आवश्यकता के समय उत्पादन कर्मचारियों से तत्काल संबंध स्थापित करना, कर्मचारियों के कार्य एवं उनके गुणों का मूल्यांकन करना, शीर्ष प्रबंधकों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नीतियों व निर्णयों को लागू करना, ठीक है ना। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए, तीनों स्तर के प्रबंध बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एक संस्था में कई तरह के कार्य होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, कुछ कम जटिल होते हैं, कुछ बहुत ही कम जटिल होते हैं। तो उसी हिसाब से स्तरों की स्थापना की गई है। जो बहुत जटिल कार्य हैं उनका जिम्मा टॉप लेवल मैनेजर्स उठाते हैं, और जो उससे कम जटिल कार्य हैं उनका जिम्मा मिडिल लेवल मैनेजर्स उठाते हैं, और जो बहुत ही कम जटिल कार्य हैं, ठीक है, डायरेक्ट डीलिंग वाली बात है, तो उसका जिम्मा लोअर लेवल मैनेजर्स उठाते हैं। तो जितना ज्यादा लेवल बढ़ता जाता है समस्याओं का, डिसीजन मेकिंग का, उतना ज्यादा ऊपर हम प्रबंध के स्तर में बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन प्रबंध के तीनों स्तरों के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।